हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीज़न एज की करंट अफेयर्स, जो कि हमारी अक्टूबर मंथ की है। तो काफ़ी टॉपिक हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इकॉनमी के साथ। तो इकॉनमी में देखिए काफ़ी टॉपिक है, तो इसमें थोड़े टाइम लगेंगे। ओके, तो हैव पेशेंस और स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि इकॉनमी में रिफॉर्म इन वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो वर्ल्ड बैंक और IMF में कुछ रिफॉर्म्स की बातें की जा रही है, जो कि जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल इन इकोनॉमिक सेक्शन। देन हम लोग यहाँ पे जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ जिस तरीके से बढ़ते जा रही है, तो उसे हम लोग समझेंगे। एंड कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, दिस इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे भी आपको देखने को मिला कि इस बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन आए थे, तो इसे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। गति शक्ति न्यू यहाँ पे आई है, तो इसके बारे में आपको डिटेल्स पता चलेगा। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, तो ये क्या है, इसके बारे में ईच एंड एवरी प्रोविज़न हम लोग देखने वाले हैं। रोड सेफ्टी के बारे में बात करेंगे। कई बार आप देखते हो कि रोड सेफ्टी के बारे में कई तरह की बात की जाती है, कई रिपोर्ट्स आते हैं जिससे ये पता चलता है कि रोड एक्सीडेंट जो है वो एक मेजर इशू है हमारे देश में, तो इसलिए रोड सेफ्टी की बात की जाती है। फिर मनरेगा में कुछ न्यू बातें यहाँ पे निकल कर आ रही है, ज़्यादा तो बड़ा नहीं है, छोटी सी टॉपिक है, तो इसे भी मैं डील करूँगी। देन ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जैसे कि आपको पता है कि हमारे देश में गरीबी बहुत ज़्यादा है, तो उस गरीबी को मापने के लिए ये वन ऑफ द बेस्ट रिपोर्ट माना जाता है, जिसमें कि गरीबी सिर्फ एक डायमेंशन में नहीं, कई प्रकार के डायमेंशन से यहाँ पे मेजर किया जाता है। तो और ग्लोबल लेवल पे हम लोग देखते हैं कि पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में क्या हालचाल है, किस तरीके से किस देश में गरीबी बढ़ रही है, घट रही है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इसे हम लोग यहाँ पे पूरी तरीके से देखेंगे। न्यूज़ इन शॉर्ट्स में भी छोटे छोटे न्यूज़ है, बट बहुत सारे न्यूज़ है, तो इट विल टेक सम टाइम्स। इट मीन्स कि ये आपका इकॉनमी का लेसन आई थिंक कि 2-3 मुझे लगता है कि इसमें मैं कवर कर पाऊँगी, बट नो इशू। द बिग इशू इज़ कि हम लोग इसे अच्छे से कंप्लीट कर पाए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द डिटेल्स लेसन। तो रिफॉर्म्स इन वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में बात करते हैं। न्यूज़ में क्यों है, रिसेंटली क्या हुआ है कि 2021 की जो एनुअल मीटिंग हुई है वर्ल्ड बैंक ग्रुप की और IMF की, तो इसी के थ्रू कुछ लीडिंग यहाँ पे एक्सपर्ट्स हैं, उनके द्वारा कुछ रिफॉर्म सजेस्ट किए गए, तो इसे हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि एक्सपर्ट्स के द्वारा यहाँ पे कहा गया है कि अब हम लोग को जो IMF की रोल है उसे रिव्यू करनी चाहिए, और जिस तरीके से डेवलप्ड और इमर्जिंग इकोनॉमिक्स है, जिसमें कि हम लोग भी आते हैं इमर्जिंग इकोनॉमीज़ में, तो इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए। यानी कि जिस तरीके से हमारी सिनेरियो चेंज हो रही है, डेवलपिंग नेशंस में भी हम लोग वन ऑफ द मोस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है, तो इसके बारे में भी कुछ सोचने के लिए यहाँ पे कहा गया है। साथ ही आप देखो कि यहाँ पे दे ऑल्सो कॉल्ड फॉर कंप्लीटिंग कोटा रिफॉर्म, कोटा रिफॉर्म को कंप्लीट करने के लिए कहा जा रहा है, और डेटा इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए भी कहा जा रहा है। और यहाँ पे आप लोग देखो जो ईज़ ऑफ डूइंग रिपोर्ट है, ये अभी आज के डेट में ये कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कोविड की वजह से इस रिपोर्ट में डिटेल्स में हर एक इकॉनमी की बैंड बजी हुई है, तो इसलिए बिज़नेस की भी बैंड बजी हुई है, तो इसलिए ये रिपोर्ट में अभी इसे नहीं लाया गया, तो डिसकंटिन्यू हो गया। इसके बारे में भी सोचने के लिए कहा गया है। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, अगर आप लोग वर्ल्ड बैंक के बारे में बात कर रहे हो और इस कॉन्फ्रेंस के बारे में नहीं जानते, तो फिर ये एक हादसा ही हो गया आप लोगों के साथ। सो इसे ज़रूर जानना चाहिए कि ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस है क्या। ये 1944 में निकल कर आया, जब यहाँ पे 44 नेशंस के डेलीगेट्स एक साथ मिलकर काम कर रहे थे, बात कर रहे थे, तब उनके द्वारा एक फ्रेमवर्क बनाई गई कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन होनी चाहिए। हर एक देश एक दूसरे के साथ मिलकर, या फिर किसी देश में हर एक देश की समस्या अलग है, हर एक देश की इकोनॉमिक कंडीशन अलग है, तो उस चीज़ को समझना चाहिए और इकोनॉमिक कोऑपरेशन होनी चाहिए। इट मीन्स कि आप देखो कि हर एक देश जो है एक दूसरे को, जैसे डेवलप्ड कंट्रीज़ है तो उनको हेल्प करनी चाहिए डेवलपिंग नेशन का, तो इस तरीके से कहा जा रहा था कि ऐसा कुछ फ्रेमवर्क होना चाहिए। तब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यहाँ पे आप देखो कि ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुआ, और इस कॉन्फ्रेंस से यहाँ पे निकल कर आया कि ठीक है, चलिए देखते हैं कि यहाँ पे डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्रीज़ के बीच में कैसी कॉपरेशन और किस तरीके से बेटर कॉपरेशन हो सके। इसका एम था कि जो इकोनॉमिक ऑर्डर के सिस्टम है और जो इंटरनेशनल कॉपरेशन है ना, उसकी सिस्टम को बेटर करना है, जिससे कि जो कंट्रीज़ है, वॉर के बाद आपको पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो हाफ क्षति हुई थी, एंड रेस्ट ऑफ दी जो यहाँ पे प्रॉब्लम्स, इश्यूज, चैलेंजेस निकल कर आए वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद था। तो यहाँ पे जितनी भी कंट्रीज़ को बहुत प्रॉब्लम हुई उनको कॉप अप करने में, तो ये चीज़ें यहाँ से ख़त्म हो सके, और इस चीज़ को रिकवर करने के लिए जो भी देश अपना रिकवर कर रही है तो उनको बेटर तरीके से कर सके। तो अकेले करना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, इसलिए सारे कंट्रीज़ अगर मिलकर ये काम करते हैं, और बेसिकली जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है अगर वो यहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज़, पुअर कंट्रीज़ को अगर हेल्प करते हैं तो ज़्यादा बेटर हो पाएगा। तो इस तरीके की हमें यहाँ पे
एम यहाँ पे लाया गया। इस सिस्टम से आप देखो कि यहाँ पे जो एक्सचेंज स्टैंडर्ड है उसको अडॉप्ट किया गया, जिसमें कि बोथ गोल्ड एंड फॉरेन एक्सचेंजेस है। इसी के कंक्लूजन में कहा गया कि जो कॉन्फ्रेंस है इसमें आपका आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट है फॉर IBRD और IMF के लिए। तो IBRD निकल कर आया और IMF निकल कर आया, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखें कि ये वर्ल्ड बैंक का जन्म कैसे हुआ, ये समझिए। अब IMF और वर्ल्ड बैंक के बारे में समझते हैं। फाउंडेड एट ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, जो कि 1944 में थी। इससे 2 इंस्टीट्यूशन आपका निकल कर आया। कंट्रीज़ जो थी वो पहले IMF को ज्वाइन की, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, और जो यहाँ पे IMF को ज्वाइन कर रहे हैं वो एलिजिबल हो जाते हैं कि वो यहाँ पे वर्ल्ड बैंक ग्रुप का पार्ट बन जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे देखो कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप और इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड में क्या डिफरेंस है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि काफ़ी अच्छी ये चार्ट है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप का काम है कि ये डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ काम करते हैं। जो विकासशील देश है ना, जो अपने देश में सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अभी वो डेवलप हो रहे हैं, तो वो सारे डेवलपिंग कंट्रीज़ जो है वर्ल्ड बैंक ग्रुप में काम करते हैं। जिससे कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप में काम नहीं करते, इट मीन्स कि वर्ल्ड बैंक के साथ यहाँ पे काम करते। तो इसमें क्या है ना कि पॉवर्टी रिड्यूस हो सके और जो शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी है, हर एक देश की अपनी अपनी जो है वो यहाँ पे उनको फ़ायदा मिल सके, एक दूसरे से दूसरे देश को जो है फ़ायदा हो सके। तो इस तरीके की यहाँ पे इन लोग ने आगे बढ़कर साथ दिया है। तो यहाँ पे क्या है कि फाइनेंसिंग प्रोवाइड की जाती है, पॉलिसी एडवाइस की जाती है, टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है सरकार को, और मेनली फोकस किया जाता है कि प्राइवेट सेक्टर्स को कैसे स्ट्रेंथन करें। क्योंकि आपको पता है कि प्राइवेट सेक्टर्स जो है किसी देश की इकॉनमी को आगे लेकर जाना है, तो पब्लिक सेक्टर्स के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। जैसे मेल इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट फीमेल, कि अगर हम लोग मेल के ही बेसिस पे कहें कि किसी कंट्री की इकॉनमिक बूस्ट हो जाएगी, तो ये थोड़ा सा मानना असंभव है, लेकिन फीमेल की भी उतनी भागीदारी होनी चाहिए। उसी तरीके से प्राइवेट सेक्टर्स को भी यहाँ पे बूस्ट करने के लिए काफ़ी हद तक जो है यहाँ पे आपका कोशिश किया जा रहा है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप में आप देखो कि टोटल 5 ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। सबसे पहले क्या है कि यहाँ पे IBRD है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। देन यहाँ पे इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है, तो ये दोनों जो है आपको वर्ल्ड बैंक से देखने को मिलेगा। IDA जो है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ये मेनली फोकस करते हैं कि वर्ल्ड की सबसे पुअरेस्ट कंट्री, सबसे गरीब कंट्रीज़ के ऊपर जो है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन जो है ये फोकस करते हैं। वहीं IBRD की बात करें, जो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट है, ये मिडिल इनकम और क्रेडिट वॉर्दी जो यहाँ पे पुअर कंट्रीज़ है, जो यहाँ पे गरीब कंट्रीज़ है, उनके ऊपर मिडिल इनकम, ठीक है। जो देखिए सबसे पहले पुअर कंट्रीज़ आती है, ठीक है, उनके पास इनकम ही नहीं है, बहुत ही लो इनकम है, या फिर किसी तरीके से वो अपनी गुजारा कर रहे हैं, नहीं भी कर पा रहे, डेली जो उनकी बेसिक एमिनिटीज़ है वो उनको नहीं पहुँच पा रही है। उसके बाद आता है मिडिल इनकम, यानी कि थोड़ा बहुत ठीक ठाक कमा ले रहे हैं, थोड़ा बहुत जो है किसी तरीके से गुजर बसर हो जा रहा है, ठीक है। उसके बाद आप देखो कि IFC है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी है, साथ ही इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट है। ये मेनली फोकस करते हैं कि प्राइवेट सेक्टर्स को डेवलपिंग कंट्रीज़ में स्ट्रेंथन करनी है, ओके। तो यहाँ पे आप लोग देखो कि जो 5 ऑर्गेनाइजेशन है ना, इनका वर्क जो है वो बहुत बेटर तरीके से इसको कैटेगराइज किया गया है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। IMF की वहीं अगर हम लोग बात कर ले, तो इनका काम है कि जो इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम है ना, इसको स्टेबलाइज करते हैं और एक मॉनिटर करते हैं, यानी कि जो वर्ल्ड की करेंसी है किस तरीके से बढ़ रही है, घट रही है। क्योंकि ये भी आप देखते हो कि वर्ल्ड की करेंसी का भी हाल चाल जो है काफ़ी डिफरेंट होता है, और मेजोरिटी हम लोग देखते हैं कि जो डॉलर का वैल्यू है उसी के वैल्यू के ऊपर जो है सारे कंट्री की करेंसीज़ को मेज़र किया जाता है, तो इसको स्टेबलाइज करने का ये काम करती है। साथ ही IMF जो है वो इकॉनमी को ट्रैक करते रहती है ग्लोबली, और साथ ही साथ आप देखोगे कि सारे मेंबर कंट्रीज़ में भी, ओके। इसके साथ साथ ये देखते हैं कि किस कंट्री में बैलेंस ऑफ पेमेंट की डिफ़िकल्टी है। बैलेंस ऑफ पेमेंट कहने का मतलब है कि कोई कंट्री कितने एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं और उसी के बेसिस में कितनी इंपोर्ट कर पा रहे हैं। अगर किसी कंट्री में एक्सपोर्टेशन ज़्यादा होती है, दूसरे देशों को ज़्यादा वो अपने सामानों को बेचते हैं और कम इंपोर्ट करते हैं, तो इनकी जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी कि जो करंट अकाउंट रहता है वो बेटर रहता है। वहीं अगर हम लोग बात करें कि कोई देश अगर इंपोर्ट ज़्यादा कर रहा है, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, तब यहाँ पे सोचने की बात होती है, यहाँ पे प्रॉब्लम अराइजेज होती है। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे IMF में देखा जाता है। बेसिकली ये पैसे से रिलेटेड जो है वो इकॉनमी को यहाँ पे टैकल करते हैं, ओके। सो दीज आर द बेसिक डिफरेंस। अब देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे, यानी कि ये जो आपका वर्ल्ड बैंक ग्रुप है और IMF है, इसमें कहाँ कहाँ पे ज़रूरत है रिफॉर्म्स की। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो IMF कोटा, एक पहले भी मेरी लेसन आ चुकी है किसी मंथ में, जो कि मैं एक्स्ट्रा यहाँ पे वहाँ पे IMF कोटा के बारे में आपसे डील की हूँ। तो आई होप कि आप लोग वो देखे होंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो यहाँ पे मैं बताती हूँ IMF कोटा। इसमें क्या है कि हर एक मेंबर को जो है ना अपना अपना कोटा दिया गया है, ठीक है।
वोटिंग पावर वो डिटरमाइन करती है और कितनी उनकी बोरोइंग कैपेसिटी है वो उससे डिटरमाइन होती है। तो ये चीज़ है। करंट फॉर्मूला क्या है कि देखा जाता है कि 4 एलिमेंट्स है। एक तो है जीडीपी। जीडीपी कहने का मतलब है कि एक देश की जो टोटल टेरिटरी है, टोटल टेरिटरी उनकी जो टेरिटरी है उसके विद इन गुड्स एंड सर्विसेज की टोटल प्रोडक्शन कितनी हो रही है उसको सम अप करके यहाँ पे जीडीपी काउंट किया जाता है। सेकंड आपको देखने को मिलेगा कि ओपननेस, कितना ओपन है वो कंट्री दूसरे कंट्री के साथ व्यापार करने के लिए। साथ ही इकोनॉमिक वेरिएबिलिटी देखा जाता है कि कितनी उनकी वेरिएबिलिटी है। अगर आप कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हो तो कितने तरीके के प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर पा रहे हो, किस किस फील्ड के प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर पा रहे हो। साथ ही इंटरनेशनल रिजर्व्स कितना है। आप देखो कि इंटरनेशनल रिजर्व्स होते हैं जिसे हम लोग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी कह सकते हैं। तो कितना इंटरनेशनल बाहर की करेंसी को कितना रिजर्व करके रखा गया है उस देश में। तो ये कुछ ऐसे 4 एलिमेंट है जिसके बेसिस पे जो है आईएमएफ की कोटा देखने को मिलेगा। कोटा जो है वो कोटा रिव्यू जो होती है वो मैंडेट है कि वो यहाँ पे करना ही है, लेकिन 5 साल से ज़्यादा इसकी टाइम इंटरवल एक्सीड नहीं होनी चाहिए। तो मिनिमम यहाँ पे 5 साल का रखा गया, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है, कि 5 साल की यहाँ पे टाइम एक्सीड्स नहीं होनी चाहिए। ये बात हो गई। अब कंसर्न यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। कंसर्न कहा जा रहा है कि जो यहाँ पे आप लोग देखो कि 14th जनरल रिव्यू ऑफ कोटा है 2010 का। यूरोपियन नेशंस जो है वो अभी तक आप देखो कि 30% जो ओवरऑल इनका शेयर होल्डिंग था ना उसको रिटेन कर चुके हैं, डिस्पाइट कलेक्टिवली जो रिप्रेजेंट कर रही है लेस देन 20% ऑफ ग्लोबल इकॉनमी। यानी कि ग्लोबल इकॉनमी की यहाँ पे 20% है, उससे भी कम यहाँ पे आप देखो यूरोपियन यूनियन 30% है और यहाँ पे ग्लोबल इकॉनमी आप देखो कि तो सिर्फ यहाँ पे 20% है। इट मीन्स कि जो ग्लोबल रिव्यू ऑफ कोटा है ना वो यहाँ पे बेटर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रहा है। यूरोपियन यूनियन मान लीजिए कि 20 टोटल यहाँ पे आपको कोटा 20% देना है, लेकिन यूरोपियन यूनियन जिसमें कि यूरोपियन नेशंस पूरे आते ये यहाँ पे 30% इसका यूटिलाइज़ कर पा रहे हैं। तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रॉब्लम है। जो वोटिंग और कोटा स्ट्रक्चर है उसको चेंज नहीं किया जा सकता है बिना यहाँ पे यूएस के वोट से। तो इस तरीके का जो वोट है एक सुपर मेजोरिटी की ज़रूरत होती है और ये यूएस को एक इफेक्टिव वीटो भी देता है। वीटो क्या होता है? वीटो एक तरीके का पावर होता है, इतनी शक्तिशाली ये पावर होती है कि अगर आप कह दो कि यस तो हाँ वो काम हो जाएगा, अगर कह दो नो तो वो काम नहीं होगा। उसके फर्दर कोई भी आपको क्वेश्चंस आंसर नहीं करने होते हैं। तो यही चीज़ है कि यूएस यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा, आप जानते हो कि वर्ल्ड बैंक आईएमएफ में यूएस की जो यहाँ पे पार्टिसिपेशन है वो बहुत ज़्यादा है, इनकी कंट्रीब्यूशन भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए यूएस को इतना ज़्यादा पावर दिया गया है। ठीक है, सजेशन में ये कहा जा रहा है कि यूरोपियन यूनियन का जो शेयर है ना वो यहाँ पे रिड्यूस करना चाहिए, क्योंकि टोटल 20% है और ये 30% यूज़ कर रहे, सोचने वाली बात है। साथ ही जो ब्रिक्स कंट्री है जिसमें कि आपके ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका आते हैं, तो इन कंट्रीज़ की जो यहाँ पे शेयर होल्डिंग है ये इंक्रीज़ होनी चाहिए। 2010 के बाद ये रिव्यू किया गया कि इंडिया की जो शेयर है वो इंक्रीज़ हुई है 2.75%, और इसी से आप देखो कि 8 लार्जेस्ट कोटा होल्डिंग कंट्री पूरे आप देखो कि वर्ल्ड वाइड है आईएमएफ में। तो ये भी बात आपका निकल कर आता है। तो ये सजेशंस दी गई है। साथ ही यहाँ पे कहा जा रहा है कि सेकंड पॉइंट है कि आर्टिकल 4 कंसल्टेशन, इसमें इशू ये है कि आईएमएफ जो है वो एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो ट्रैक कर रहे हैं, यानी कि जो इनके मेंबर कंट्रीज़ है ना उनकी इकॉनमी की क्या हालचाल है उसको ट्रैक कर रहे हैं। इसी के तहत आईएमएफ के द्वारा आप देखो बायलैटरल डिस्कशन भी अपने मेंबर्स के साथ होल्ड करते हैं यूजुअली हर एक साल, और इन्हीं के बेसिस पे वो एक रिपोर्ट भी प्रिपेयर करते हैं। रिपोर्ट जो है वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ के द्वारा यूटिलाइज़ किया जाता है, जिससे कि आप देखो फंड रेजिंग जो कैपेसिटी है कंट्रीज़ की, जैसे कि हमारे जैसे देश है, इनमें ये इम्पैक्ट होते हैं। अब ये बताया जा रहा है कि कंसर्न क्या है, तो आईएमएफ जो है वो कभी भी पिन पॉइंट नहीं किए। इस तरीके की जो क्राइसिस होती है, किसी देश में पैसे की कमी होती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम निकल कर आती है, तो इसको कभी भी आईएमएफ जो है ना वो देखता नहीं है। डेवलपिंग कंट्रीज़ जो है वो यहाँ पे मोर रिग्रेस है इस आर्टिकल को लेकर। तो इस आर्टिकल की यहाँ पे यही बात है कि आईएमएफ को जो है ना ट्रैक करते रहना चाहिए जितनी भी मेंबर कंट्रीज़ की इकॉनमी है, लेकिन ये देखा जाता है कि ऐसा नहीं हो पाता है। आर्टिकल 4 के तहत जो आईएमएफ को ड्यूटी दी गई है वो ड्यूटी ये निभा नहीं पाते हैं। तो कहा जा रहा है, सजेशन में दिया जा रहा है कि आईएमएफ को यहाँ पे फोकस करना चाहिए लोअर इनकम कंट्रीज़ में, क्योंकि मेनली हेल्प इन्हीं को चाहिए। डेवलप कंट्रीज़ तो अपना चला ले रहे, लेकिन जो लोअर इनकम कंट्रीज़ है उनके पास पैसे नहीं है, उनको आप लोग पुअर कंट्री भी कह सकते हो, तो इनको यहाँ पे देखना चाहिए। थर्ड यहाँ पे पॉइंट है गवर्नेंस रिफॉर्म। तो गवर्नेंस रिफॉर्म में इशू बताया जा रहा है कि बोर्ड ऑफ गवर्नर, मतलब कि इनकी बताया जा रहा है कि बोर्ड ऑफ गवर्नर है जो कि हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होता है आईएमएफ में। बोर्ड को यहाँ पे 2 कमेटी के द्वारा एडवाइस किया जाता है, एक तो होते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंस कमेटी और दूसरे होते हैं डेवलपमेंट कमेटी। ठीक है, अब इशू क्या है? इशू ये है कि जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है ना वो उस तरीके का नहीं है। गवर्नेंस स्ट्रक्चर ऐसा है कि आज के भी डेट में आप देखो कि आईएमएफ में जितने भी जो डेवलप्ड मेंबर नेशन है ना वही बस इसको चलाते हैं।
तो ये एक अलग इशू निकल कर आती है। ये सारी जो कंट्रीज़ है वो लीडरशिप और सीनियर मैनेजमेंट वो चूज़ करते हैं। साथ ही बहुत सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म आप देखोगे तो यहाँ पे काफ़ी कंडीशंस की भी ज़रूरत होती है जिससे कि वो एक बेटर तरीके का अपनी इकॉनमी को चला सके। तो ये सारी प्रॉब्लम है कि गवर्नेंस स्ट्रक्चर ऐसा है ना कि आज के भी डेट में आप देखोगे तो यूएस का अकेला बहुत ज़्यादा यहाँ पे शेयर होल्डिंग भी है और उनका पावर भी है और उनको यहाँ पे सुना भी जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, और भी देश है यहाँ पे हमारे ग्लोबल में, तो उन सबको भी मौका देना चाहिए और गवर्नेंस जो है वो सबके साथ होना चाहिए। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्या करने की ज़रूरत है रिफॉर्म्स में। तो नीड है कि हम लोग जो फोकस है वो यहाँ पे शिफ्ट करें। इट मीन्स कि जो यूएसए यूरोपियन कंट्रीज़ की नीड है बस उसी पे फोकस नहीं करना है। और भी देश है, अफ्रीकन कंट्रीज़ है, हमारी देश है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ देख लो, इवन आप वेनेजुएला देख लो साउथ अमेरिका में, तो सारे देश बहुत परेशान हैं, इन पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। रिफॉर्म अगर वर्ल्ड बैंक में देखें तो सबसे पहली पॉइंट आती है गवर्नेंस रिलेटेड। तो गवर्नेंस रिलेटेड में आप देखो कि अगेन वर्ल्ड बैंक में क्या है कि यूएस का दबदबा है, अदर मेंबर्स जो G7 कंट्रीज़ के हैं उनकी दबदबा है वोटिंग में, एडमिनिस्ट्रेशन में। तो ये इसको चेंज करने की ज़रूरत है। और जो मेजर इकोनॉमिक एक्टर्स है आज की डेट में, इंडिया, चाइना, इनको भी यहाँ पे भागीदारी देने की ज़रूरत है कि ये भी अपना काम कर सकें। साथ ही आप देखो कि क्रिटिक्स जो है वर्ल्ड बैंक को एक साथ देख रहे हैं अदर ग्लोबल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन से कि वो यहाँ पे जो वेस्टर्न जो रिच कंट्रीज़ है उनकी क्या इंटरेस्ट है, उनकी क्या आइडियाज़ है, वो उन्हीं को प्रोटेक्ट करते हैं। तो उनका जो डोमिनेंस है ना वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी आपका जो है बढ़ानी चाहिए। इट मीन्स कि यहाँ पे शॉर्ट में कहूँ तो आप जानते हो कि अफ्रीकन कंट्रीज़ कितने प्रॉब्लम से आज के डेट में जूझ रहे हैं, तो ज़रूरत है कि इनमें ध्यान दें। साथ ही साथ और भी जो कंट्रीज़ है जैसे वेनेजुएला में आप देख सकते हो कि वहाँ पे काफ़ी क्राइसिस आ चुकी है। वेस्ट एशिया कंट्रीज़ में आप देख सकते हो कि ऑयल की कमी के कारण काफ़ी वहाँ पे भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसे देशों में ध्यान देना चाहिए। सेकेंड यहाँ पे पॉइंट कहा जा रहा है स्ट्रक्चर एडजस्टमेंट प्रोग्राम, जिसको सैप कहते हैं। तो सैप यहाँ पे इम्पोज किया गया है IMF और वर्ल्ड बैंक के द्वारा और सिवियरली अफेक्ट करते हैं बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज़ को। सैप में क्या है ना कि इंडस्ट्रीज़ को प्राइवेटाइज़ किया गया है और जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है, गवर्नमेंट जो खर्च करते हैं इंडस्ट्रीज़ वगैरह में, इनको कट किया गया है और यूज़र फीस जो है उसको इम्पोज किया गया है। मार्केट बेस्ड प्राइसिंग देखने को मिलेगा, हायर इंटरेस्ट रेट है, तो ये सारी चीज़ें आपको सैप के तहत देखने को मिलेगा। इट मीन्स के एडजस्टमेंट प्रोग्राम है, यहाँ पे जो है आपका स्ट्रक्चर को एडजस्ट किया जाता है। तो इससे क्या है ना कि कई बार ऐसे देखने को मिला है कि कई सारे जो कंट्रीज़ है जिसमें कि आप देखो कि प्राइवेटाइजेशन नहीं है, वहाँ पे पब्लिक सेक्टर्स की ज़्यादा शेयर होल्डिंग है, तो वहाँ पे ग्रोथ जो है वो कम देखने को मिला, स्लो ग्रोथ है, हायर पॉवर्टी है, लोअर इनकम्स है। आप हमारे ही देश में देख लो ना कि प्राइवेटाइजेशन कहाँ हो रही है, अब जाके आपको प्राइवेटाइजेशन इन स्पेस देखने को मिल रहा है, प्राइवेटाइजेशन इन रेलवे देखने को मिल रही है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग प्राइवेट सेक्टर्स की भी जो पार्टिसिपेशन है उसको बढ़ाना चाह रहे हैं, जिससे कि हमारे देश में जो ग्रोथ है ना वो ज़्यादा फास्टर हो, हमारे देश में जो इतनी गरीबी है वो कम हो सके। लोअर इनकम कंट्रीज़ में हम लोग काउंट होते हैं तो थोड़ा बहुत हम लोग मिडिल इनकम में कंट्रीज़ में भी आ जाए। तो इस तरीके का आप लोग चीज़ देख सकते हो हम अपने ही देश को कंपेयर करके। तो यही बातें हैं कि सैप को भी यहाँ पे सोचना होगा। इट मीन्स कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे फोकस करें इन सारे मुद्दों पे ही, और भी मुद्दों पे फोकस करने की ज़रूरत है जिससे कि हम लोग और भी चीज़ों पे ध्यान दे सकें। साथ ही रीडिफाइनिंग पर्पस है, यानी कि क्या पर्पस है वर्ल्ड बैंक का, इसको रीडिफाइन करने की ज़रूरत है। वर्ल्ड बैंक अभी तक जो है अपने पर्पस को रीडिफाइन नहीं किए, तो ये करने की ज़रूरत है। वर्ल्ड बैंक को देखते हुए आपको याद होगा कि यहाँ पे चाइना के द्वारा एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो है वो यहाँ पे क्रिएट किया गया। एक मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक है जो कि मेनली फोकस करते हैं कि कोई देश अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उन पे फोकस करना है। एग्जैक्टली जो यहाँ पे वर्ल्ड बैंक के साथ वर्ल्ड बैंक को करना चाहिए, लेकिन वर्ल्ड बैंक काम नहीं कर रहा है, तो ये आपका AIIB निकल कर आया था। साथ ही ट्रांसपेरेंसी इन फंक्शनिंग की बात की जा रही है कि वर्ल्ड बैंक और IMF की बात करें तो ये ऑब्सक्योर है और ये लिटिल ओपन है वर्ल्ड में। अगर हम लोग डॉक्यूमेंट और इन्फॉर्मेशन के बारे में देखें, ये अपनी डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन ज़्यादा पब्लिश नहीं करते। आप देखते होंगे कि वर्ल्ड बैंक की ज़्यादा रिपोर्ट तो आती नहीं है, एक इकॉनमी के ऊपर है, बिजनेस के ऊपर है, तो इसमें भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ये ओपन नहीं कर पाते हैं। जो ओपन वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के ऊपर अगर रियलिटी आप देखोगे कि रियबिलिटी कितनी है, तो जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस का यहाँ पे प्रेडिक्शन है ना, वो कई बार यहाँ पे क्वेश्चन किया जाता है कि किस बेसिस पे इकोनॉमिक जो है यहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस को मापा जाता है। तो ये सारी बातें हैं जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब कंक्लूजन में ये बताया जा रहा है कि डीप रिफॉर्म करने की ज़रूरत है वर्ल्ड बैंक और IMF में, जो कि आज की डेट में जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसको रीथिंक करने के लिए कहा जा रहा है। साथ ही जो पावर है वो यहाँ पे बढ़ाना चाहिए, डेवलपिंग कंट्रीज़ को यहाँ पे वॉइस देना चाहिए, उनकी भी आवाज़ों को सुनना चाहिए। साथ ही जो फेलियर हो चुका है चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर को यहाँ पे देखने का, तो वो तो ठीक है, फेलियर हो चुका है तो उसको अडॉप्ट करना चाहिए, लेकिन उससे सीखना चाहिए और सीख के आगे बढ़ना चाहिए और जितनी यहाँ पे सजेशन दी है उसको फॉलो करना चाहिए। ओके, अब देखते हैं कुछ रिलेटेड न्यूज़ भी है। एक ग्लोबल यहाँ पे न्यू ग्लोबल इकोनॉमिक कंसेंसस बताया जा रहा है, कॉर्नवॉल कंसेंसस है।
इस रिपोर्ट में क्या है कि G7 इकोनॉमिक रेजिलियंस पैनल है जो कि डिमांड कर रहे हैं कि एक डिफरेंट रिलेशनशिप होनी चाहिए पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स के बीच में, जिससे कि एक सस्टेनेबल, इक्विटेबल और रेजिलियंट इकॉनमी निकल कर आ सके। 1989 की बात करें तो जो वॉशिंगटन कंसेंसस है ना, यहाँ पे कुछ रूल्स डिफाइन किए गए कि ग्लोबल इकॉनमी का क्या रूल्स है, ठीक है, गेम रूल्स ऑफ द गेम है। ये एक ऑल्टरनेटिव है जो कि अभी कॉर्नवॉल कंसेंसस निकल कर आया ना, उसका एक आपको वॉशिंगटन कंसेंसस जो है वो इसका ऑल्टरनेटिव देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे कॉर्नवॉल कंसेंसस में आपको क्या यहाँ पे वॉशिंगटन कंसेंसस में देखने को मिल रहा है कि जो रूल ऑफ द गेम है ग्लोबल इकॉनमी का, उसको डिफाइन किया गया। वॉशिंगटन कंसेंसस क्या है कि ये मिनिमाइज़ करती है कि स्टेट का रोल इकॉनमी में, तो ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। साथ ही कॉर्नवॉल अगर कंसेंसस की बात करें तो ये कमिटमेंट जो भी G7 समिट हुई थी ना कॉर्नवॉल में, इंग्लैंड में, ये आपको एक सिटी देखने को मिलेगा, तो इसमें जो कमिटमेंट थी उसको ये रिफ्लेक्ट करता है। कॉर्नवॉल कंसेंसस याद रखना है कि इसकी की फीचर क्या है कि ग्लोबल इकॉनमिक गवर्नेंस को रिफॉर्म करने के बारे में कहा गया है, जिससे कि हम लोग जो कॉमन गुड है उसको प्रमोट कर सके। इस्टेब्लिश करना है जो कलेक्टिव मैकेनिज्म है, जिससे कि बेटर तरीके से हम लोग मॉनिटर करें, एक्सेस करें, इन्वेस्ट करें, और जितनी भी इमर्जेंट इकॉनमिक, इन्वायरमेंटल और जियोपॉलिटिकल रिस्क है। साथ ही अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट भी करना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, टोटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आपको पता है कि 17 है, और इसी 17 से इसमें 17 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसमें इन्वेस्टमेंट करने की बात की जा रही है। साथ ही साथ आप देखो जिससे कि हमारे यहाँ डिजिटल इंक्लूजन होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो डिजिटल इंक्लूजन, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो डिजिटल लिटरेसी बढ़ेगी। साथ ही साथ आप देखो जो टैक्स इवेजन है वो एलिमिनेट होगा कि काफ़ी लोग चोरी करते हैं टैक्स की। साथ ही फुल एक्सेस मिल पाएगा डेवलपिंग कंट्रीज़ को ग्लोबल मार्केट का। सो दीज आर द थिंग्स विच कम्स अंडर द कॉर्नवॉल कंसेशन, तो इसको ध्यान रखनी है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो इसको ध्यान रखना है, कॉर्नवॉल कंसेंसस आपसे पूछा जा सकता है, सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद अगर बात करते हैं तो ये जो टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था अपने आप में ही, तो आई होप कि आप इसको समझे होंगे। तो चलिए ठीक है, देख लेते हैं कि अभी हमने क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस देखे, फिर उसके बाद हम लोग ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस से ये समझ में आया कि हाँ, यहाँ से हमारा निकला है, क्या निकला है, तो वर्ल्ड बैंक और IMF का जन्म हुआ है। और फिर वर्ल्ड बैंक IMF में आज के डेट में सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, तो कई तरीके का यहाँ पे रिफॉर्म सजेस्ट किया गया है, जिसे हम लोग यहाँ पे देखें किस किस तरीके का रिफॉर्म की ज़रूरत है, ये भी देखें, फ्री सजेशन दिया गया है वो भी देखें। एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट एक यहाँ पे रिलेटेड न्यूज़ है जो कि कॉर्नवॉल कंसेंसस है, जो कि ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस के रिफॉर्म के बारे में बात करें। सो दिस टॉपिक इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट, तो इसको भी हम लोग देखिए, ओके। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के साथ, जो कि है वाइडनिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़। तो देखिए, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ बात करने की, यहाँ पे वाइडनिंग की बात की जा रही है, क्योंकि इकॉनमी में आप देखो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसमें कि इनइक्वालिटीज़ बढ़ते ही जा रहे हैं, जिसमें ये देखने को मिलता है कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ है, यानी कि विभिन्नता है। अब ये टॉपिक न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली चाइना के द्वारा एक कॉमन प्रॉस्पेरिटी प्रोग्राम स्टार्ट किया गया, जिसमें कि ये चाहते हैं कि जो वेल्थ गैप है, धन का जो गैप आपको देखने को मिलेगा उन लोगों के साथ जो कि कैसे बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और जो सोसाइटी जिसमें फंक्शन कर रही है, तो एक तरीके का गैप है वेल्थ में। तो आप पहले ये ही समझ लीजिए कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ होती क्या है, और इसको पैसे के टर्म में ही यहाँ पे कहा जाता है। तो एक अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इनकम का और अपॉर्चुनिटी का भी। जैसे हमारे देश में भी आप देखते हो, तो हमारे देश में आपको एक से एक अमीर लोग भी दिखने को मिलेंगे, एक से एक गरीब लोग भी देखने को मिलेंगे, और हम लोग जो है कंट्री के सेकंड मोस्ट पॉपुलस है। चाइना की बात करो तो मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज़ है। तो ऐसा क्यों है? चाइना में भी सेम हैपनिंग है, हमारे देश में भी हो रहा है, और ये आपको मेजॉरिटी देखने ही को मिलेगा डेवलपिंग कंट्रीज़ में। तो ऐसा जो देखने को मिल रहा है, इसको हम लोग वेल्थ गैप कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग इनकम इनइक्वालिटीज़ की बात करें, तो आप देखते हो कि इनकम जो है ना बहुत अनइवन तरीके का डिस्ट्रीब्यूट है जितने भी लोग हमारे देश में रहते हैं। इनकम इनइक्वालिटीज़ अगर हम लोग रिचेस्ट में देखें तो 10% है, और पुअरेस्ट में देखो तो 10%, जो कि OECD कंट्रीज़ के द्वारा ये बताया जा रहा है कि काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है। पहले कहाँ 7.2% था। इट मीन्स कि जो इनकम इनइक्वालिटीज़ है गरीब लोग में और अमीर लोग में, तो ये डिफरेंस पहले 7.2 था, ठीक है। अब क्या है कि 9.6 हो चुका है। इट मीन्स कि आप लोग देखो कि 2% से यहाँ पे आपका और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। 2 नहीं, ये तो आपका यहाँ पे 2.4% हो गया कि जिससे इंक्रीज़ हो रहा है। इट मीन्स कि मान लीजिए कि अगर कोई यहाँ पे 10 रुपीज़ कमा रहे हैं, रिचेस्ट लोग अगर यहाँ पे 10 रुपीज़ कमा रहे हैं और पुअर लोग भी यहाँ पे 10 रुपीज़ कमा रहे हैं,
तो पहले क्या था ना कि यहाँ पे 7 टाइम्स आपको देखने को मिलेगा, यानी कि रिचेस्ट जो है वो 70 रुपीज़ कमा रहे हैं एज़ कम्पेरिजन टू पुअरेस्ट। लेकिन अब क्या है कि ये बढ़ चुका है, यानी कि 2.4% से बढ़ चुका है। इट मीन्स कि आप ये समझ सकते हो कि अगर यहाँ पे गरीब 10 रुपये कमा रहे हैं ना, तो जो रिच पीपल है वो 90 रुपीज़ कमा रहे हैं। इट मीन्स कि ये गैप बढ़ती जा रहा है, जो अमीर है वो और अमीर हो रहे हैं और गरीब का तो कहना ही नहीं। इसे कहा जा रहा है कि ये वेल्थ गैप है। एक गिनी इंडेक्स आता है जिसको कि आप लोग जब इकॉनमी पढ़े होंगे तो गिनी कोफिशिएंट भी इसे कहते हैं। तो गिनी कोफिशिएंट जो है ये आपका एक टूल है जिसमें कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इन इक्वालिटीज़ को यहाँ पे मेज़र किया जाता है पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में। और ये रेंज आपका 0 से लेकर 1 तक रहता है, जिसमें 0 रिप्रेजेंट करता है परफेक्ट इक्वालिटी, ठीक है, और 1 जो होती है उस कंट्रीज़ में ये पता चलता है कि यहाँ पे परफेक्ट इनइक्वालिटी है। तो गिनी कोफिशिएंट भी आप लोग लिख सकते हो, या फिर ये आपसे पूछा जा सकता है वेल्थ गैप से रिलेटेड कि 0 और 1 का क्या मीनिंग होता है। 0 मीन्स परफेक्ट इक्वालिटी एंड 1 मीन्स परफेक्ट इनइक्वालिटीज़, ठीक है। वैल्यूज़ आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा वेरी भी करता है। सेकंड बात कही जा रही है कि जो ग्लोबल इनइक्वालिटीज़ है इसमें चेंजेस देखने को मिलती है। इनइक्वालिटीज़ अगर हम लोग इंडिविजुअल में, सारे इंडिविजुअल में देखें वर्ल्ड में, तो ये डिक्लाइन हुआ है, थोड़ा बहुत यहाँ पे कमी देखने को मिल रही है। बट जो ये पैंडेमिक आया ना, क्योंकि पैंडेमिक से पहले का सिचुएशन बहुत सही था, जैसे ये पैंडेमिक आया तो आप लोग हमारे देश की भी हालत देख सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा बुरी हो गई। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि पहले अबव पॉवर्टी लाइन में काउंट होते थे, बट अब वो बिलो पॉवर्टी लाइन में आ गए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका घर वर बहुत अच्छा चलता था, लेकिन काफ़ी लोगों की डेथ हो गई, जिसके कारण जो है लोग सड़क पे आ गए। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनकी जॉब लॉस हो गई, बेरोजगार है आज की डेट में। तो इस तरीके की जो इनइक्वालिटीज़ है, ये सारी रीज़न है जिसके कारण हमें देखने को मिल रहा है कि इनइक्वालिटीज़ बढ़ते जा रही है। साथ ही नेशंस में भी अगर हम लोग इनइक्वालिटीज़ देखें कि डेवलपिंग नेशंस में भी, तो जो इनइक्वालिटी है ना वो सही तरीके से आपका बढ़ते ही जा रहा है। फॉर एग्जांपल इंडिया में देखें तो टॉप जो 10% है वो 77% नेशनल वेल्थ को होल्ड कर रहे हैं। इट मीन्स कि टॉप जो 10% इंसान है, पॉपुलेशन है हमारे देश में, 77% तो इनकम इन्हीं के पास जा रहा है। वहीं अगर पुअरेस्ट 67 मिलियन इंडियंस देखें तो वो उनकी वेल्थ जो है सिर्फ 1% इंक्रीज़ हुई है। तो आप देख सकते हो कि अमीरों की वेल्थ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है एज़ कम्पेरिजन टू गरीबों की हेल्थ। अब ये जो इस तरीके का इकॉनमिक इनइक्वालिटीज़ बढ़ते जा रहा है, तो इसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है? इसका इम्पैक्ट तो आपको हर एक लेवल में देखने को मिलेगा, सोशली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकल लेवल पे। तो सोशल इम्पैक्ट भी आपको देखने को मिलेगा कि सोशल पोलराइजेशन हो रहा है, क्योंकि जो सोशल मोबिलिटी है ना वो कम हो गया है। लोगों के पास अगर पैसे नहीं हैं, आप समझो कि आपके पास अगर पैसे नहीं है तो ऑब्वियस है कि आप अपनी चीज़ों को कट करोगे, अपने डिमांड को कट करोगे, चीज़ों को ख़रीदना कम कर दोगे, कहीं घूमना फिरना कम कर दोगे, क्योंकि कहीं पे भी जाते हो तो पैसे बहुत खर्च होते हैं। इसी के कारण आप देखते हो कि पोलराइजेशन जो है वो सोसाइटी में इंक्रीज़ हो जाती है। इंडिया के लिए अगर हम लोग देखें तो ऑलरेडी फ्रैक्चर सोसाइटी है। ऑलरेडी आप देखो कि ये तो बाद में आया पैंडेमिक, लेकिन इससे पहले जो हमारे सोसाइटी में डिवीज़न देखने को मिलती है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, जेंडर, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रिवलेंट है। उसके साथ साथ आप जो है ये इकोनॉमिक, यानी कि आप लोग देखो वेल्थ गैप भी यहाँ पे आपका एक ऐड ऑन हो चुका है। जिस तरीके से इनकम इनइक्वालिटीज़ बढ़ते जा रही है ना, इसी तरीके से हम लोग को सोशल सेगमेंटेशन देखने को मिल रही है। इट मीन्स कि लोग जो है टुकड़ों में बट के अलग अलग अपने हिसाब से रहना स्टार्ट कर दिए हैं। साथ ही साथ आप देखो कि जो वल्नरेबल सेक्शन होते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा अपना आइसोलेशन में रहते हैं, उनके लिए भी यहाँ पे सेफ्टी और वेलबिंग की बात की जाती है। तो ये भी यहाँ पे कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, क्योंकि लैक ऑफ क्वालिटी हेल्थ है। एक तो आप किसी भी हॉस्पिटल में जाओ, अगर सरकारी हॉस्पिटल में जाओ तो आपको उसकी असलियत पता है, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओ तो वो लोग लूट लेते हैं, इतने पैसे वो लोग डिमांड करते थे। तो लोग जाए तो जाए कहाँ, ये एक प्रॉब्लम है। तो यानी कि क्वालिटी हेल्थ की कमी है, एजुकेशन फैसिलिटी की कमी है कि लोगों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही है। अगर ऑनलाइन की बात कर रहे हैं तो वल्नरेबल सेक्शन के पास उस तरीके की फैसिलिटी नहीं है, या तो उनके पास मोबाइल नहीं है, और अगर मोबाइल है तो वो ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं है। तो फिर वो करे तो करे क्या, ये एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है। सेकेंड, अगर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हाई जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ है ना, ये आप देखो कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ जितनी तेज़ी से हो रही है ना, उसको काफ़ी लंबे समय तक वो खींच के रखता है। इट मीन्स कि अगर हमारे देश में इस तरीके की इनइक्वालिटीज़ है, तो हमारे देश के साथ साथ कोई और देश में भी अगर इनइक्वालिटीज़ है ना, तो वो देश कभी डेवलप नहीं हो पाएगा, कहीं ना कहीं वो लैक ही रह जाता है। तो मास पॉवर्टीज़ देखने को मिल रही है, बड़ी मात्रा में लोग गरीब हो रहे हैं। जो स्टेट की एबिलिटी है कि वो अपने यहाँ पे जितनी भी गरीब और वल्नरेबल सेक्शंस के लोग हैं उनको प्रोटेक्ट कर सके, तो कहीं ना कहीं ये नहीं देखने को मिलता है। साथ ही जो डिमांड है डी ग्लोबलाइजेशन का, नेशनलाइजेशन का,
तो ये भी बढ़ते जा रहा है। आज के डेट में आप देखते हो कि क्या हो रहा है कि लोग जो है अपने ही देश से प्यार कर रहे हैं, अपने देश में रहना चाहते हैं, अपनी ही नेशनलिज्म की जो भावना है वो बहुत ज़्यादा बढ़ के निकल कर आ रही है। साथ ही आप देखो कि एक समय था 1991 में जब ग्लोबलाइजेशन किया गया, इट मीन्स कि हम लोग जो है आदान प्रदान किए, एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ हुआ, एक्सचेंज ऑफ पीपल्स हुए, एक्सचेंज ऑफ कस्टम्स, ड्यूटीज़, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। ये सब एक्सचेंज हम लोग किए, अपनी कल्चर, ट्रेडिशंस, ये सब एक्सचेंज हो रहा है। लेकिन अब वही चीज़ है कि डी ग्लोबलाइजेशन हो रही है, यानी कि लोग जो है अपने आप में ही रहना खुश समझ रहे हैं। और ऊपर से आप देख रहे हो कि पेंडेमिक के बाद कहीं ना कहीं हमारी बिहेवियर, ये सारी चीज़ों में थोड़ी शिफ्टिंग देखने को मिली है। पॉलिटिकल रिस्क अगर हम लोग देखें तो ये जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ है, ये आपको लोगों के बीच में देखने को मिलेगा, जो कि एक मार्जिनलाइज सेगमेंट्स ऑफ पॉपुलेशंस में जो कि यहाँ पे पॉलिसी डिसीजन करते हैं, उनका एबिलिटी है कि वो या तो क्वेश्चंस पॉलिसीज़ कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं। इट मीन्स कि पॉलिटिकल सेक्टर्स में जितने भी लोग हैं, इस फील्ड में जितने भी लोग हैं, उनकी एक अलग समस्या होती है कि वो कैसा पॉलिसी डिसाइड कर रहे हैं और कैसा वो पॉलिसी फ्रेम कर रहे हैं और सही लेवल पे लोगों को क्या चाहिए। क्योंकि आप देखो कि पॉलिसी बनाया गया, 3 फार्म्स लॉज बनाए गए, लेकिन किसानों को वो सही नहीं लगा तो वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। आफ्टर 1 ईयर ऑफ प्रोटेस्ट आप देखो कि फाइनली सरकार को वापस लेना पड़ा। तो कहीं ना कहीं ये क्या हो रहा है ना कि जो डिवीज़न हो रही है हमारे सोसाइटी में, इस तरीके का फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, उसके कारण ही आपको देखने को मिलेगा कि ये भी एक रिस्क निकल कर आ रहा है। सिक्योरिटी रिस्क भी है। जिस तरीके से हमारे यहाँ जो वेल्थ गैप हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहे हैं, अमीर और अमीर हो रहे हैं, इसके कारण सिक्योरिटी कम देखने को मिल रहा है। इसके कारण आप देखो कि गरीब लोग क्या होता है कि जो बेरोजगार है, जिनके पास पैसे की कमी है, डिमांड तो सबके पास होती है लेकिन मजबूरी में लोग डिमांड को कट कर देते हैं। तो अगर मान लीजिए कि जो बेरोजगार है उनको आप ईजिली ब्रेन वॉश कर सकते हो, या फिर पैसे का लालच देकर, काम का लालच देकर आप उनसे कुछ गलत करवा सकते हो। लेकिन जो लोग स्टेबल है, जो अर्न कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, उनको बेवकूफ़ बनाना, अपने झांसे में लाना, उनका ब्रेन वॉश करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि कम्प्लीटली डिफ़िकल्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन थोड़ा डिफ़िकल्ट है एज़ कम्पेरिजन टू अनएम्प्लॉयड लोगों की। तो हमारे देश में जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ते जा रही है, उसके कारण क्या है कि लोग कहीं ना कहीं मजबूर है कुछ गलत काम करने के लिए, कुछ पैसे कमाने के लिए कुछ करना पड़ रहा है, जल्दी पैसे कमाने के लिए। तो इसी के कारण आप देखो कि इंडिया चाइना बॉर्डर इश्यूज़ भी हो रहा है, लोग इधर से उधर भाग रहे हैं, कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ बढ़ती जा रही है क्योंकि यहाँ पे इलीगल तरीके से लोग पैसे कमा रहे हैं। तो ये हमारे देश की सिक्योरिटी रिस्क भी यहाँ से निकल कर आ रही है। साथ ही साथ वेटलैंड बोलिए इन्वायरमेंटल रिस्क भी है। इस तरीके का जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ हो रहा है ना, उसके कारण क्या है कि लोग जो है ना, जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करने का भी यूज़ भी कर रहे हैं। हमारे यहाँ की जो वेटलैंड है वो यहाँ पे बढ़ते डैमेज होते जा रही है। जो रिवर पॉल्यूशन है वो आपको देखने को मिलेगा कि बढ़ते जा रहा है। पॉल्यूशन का लेवल आप देखो, चाहे वो रिवर हो, एयर हो या फिर प्लास्टिक पॉल्यूशन हो, ये बढ़ती ही जा रही है क्योंकि लोग लापरवाह हो रहे हैं। लोगों को लगता है कि अगर पैसे नहीं है तो वो क्या ही कर लेंगे, तो थोड़े पैसे बचाने के लिए वो कहीं ना कहीं आप देखो कि रिवर के अगर अगल बगल रहते हैं तो वो वहीं पे नहाना धोना, कपड़े वगैरह वॉश करना वो कर लेते हैं, जिसके कारण हमारी रिवर्स जो है ज़्यादा पॉल्यूट हो रही है। सो दीज आर द इश्यूज़ देखने को मिल रहा है जो कि वेल्थ गैप के कारण किसी भी देश में हम लोग देख सकते हैं। अब इनिशिएटिव लिया जा रहा है जिसके के लिए इनइक्वालिटीज़ जो है वो हम लोग कम कर सके। तो सबसे पहले जो है हमें इनकम इनइक्वालिटीज़ को कम करना होगा, तो टैक्सेशन रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। हालांकि हमारे यहाँ प्रोग्रेसिव टैक्स है, कहने का मतलब है कि जो लोग अगर ज़्यादा कमाते हैं तो वो ज़्यादा टैक्स देंगे, कम कमाते हैं तो कम टैक्स देंगे। तो टैक्सेशन रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। सरकार के द्वारा सब्सिडीज़ दी जाती है, कुछ ट्रांसफ़र किया जाता है, तो इस पर फिर से देखने की ज़रूरत है। प्रॉपर्टी राइट प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है और जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है उसको एक बेटर तरीके से इम्प्रूव करें। ऐसा इतना बड़ा वेरिएशन कैसे हम लोग अपने देश में देख सकते हैं, इतना ज़्यादा डिफरेंस कैसे हो सकता है, तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। साथ ही स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट के लिए अगर हम लोग देखें तो डिजिटाइजेशन फैसिलिटेट करना चाहिए। डिजिटाइजेशन फैसिलिटेट करने से क्या होता है, एक तो काम फास्टर तरीके से होती है, दूसरी बात है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी निकल कर आती है। थर्ड है कि यहाँ पे इंटरमीडियरीज़ का आपको इंटरवेंशन देखने को नहीं मिलेगा। फोर्थ है कि जो यहाँ पे वैलिड और बेनिफिशरीज़ है वहाँ तक ये सारी चीज़ें पहुँच पाती है। तो डिजिटाइजेशन पे फोकस करना है। हमारे देश की जो MSME सेक्टर्स है, जिसे हम लोग माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस कहते हैं, इनको सपोर्ट करना ज़रूरी है। एक्चुअली MSME सेक्टर्स में क्या होते हैं कि जो आप देखो कि यहाँ पे वैसे लोग आते हैं जो कि अपनी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, और ये MSME सेक्टर्स हमारे देश की जो है वन ऑफ द फ्लरिश सेक्टर्स में से आता है, क्योंकि ये हमारे देश में 40% जो है, इससे ज़्यादा आप देखो कि मैन्युफैक्चर होती है यहाँ पे सामान। 30% जो है हमारे GDP पे कंट्रीब्यूट करता है,
40% से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट आप देखो कि यहीं से जनरेट होती है। लोग अपनी बिजनेस भी स्टार्ट करते हैं, तो एमएसएमई सेक्टर्स को यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। साथ ही जो रीजनल डिस्पैरिटी है, आप देखो कि एक जगह में रहते हैं ना, तो भी लोग वहाँ पे बहुत झगड़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, सेक्स और जेंडर। आई डोंट नो व्हाई, बट ये चीज़ें हैं, आप लोग भी जानते हो, तो इसको कम करने की ज़रूरत है। फिनेंशियल सुपरविजन इन्हांस करने की ज़रूरत है। सबसे पहली बात होती है कि लोगों के पास पैसा पहुंचाना ज़रूरी है। जब तक लोगों के पास पैसे नहीं होंगे तब तक हमारे देश में क्राइम रेट कम नहीं होगा। लोगों का जो इस तरीके से गलत जगह पे इन्वॉल्व हो जाना है वो ईजिली हो जाता है। तो ये बेरोज़गारी जो है एक सबसे बड़ी समस्या होती है किसी भी देश के लिए, तो इस बेरोज़गारी को कम करना है। साथ ही साथ आप देखो कि हमें सोशल सेफ्टी नेट को इम्प्रूव करना है, और ये कैसे होगा, तो पेंशन नेट को इंक्रीज़ करके होगा। जो लोग रिटायर कर रहे हैं उनके पास आफ्टर 60 ईयर्स ऑफ एज, जब लोगों की हेल्थ साथ नहीं देती है, लोगों का माइंड साथ नहीं देता, लेकिन उनके पास जो है पैसे होने चाहिए। एक फिनेंशियल सिक्योरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो पेंशन के रूप में अगर उनको पैसे मिलते रहती है तो बुढ़ापे में भी लोगों को जो है कहीं से परेशानी नहीं होती है। साथ ही जो मेडिकल सिक्योरिटी है ये इम्प्रूव करना है। अभी मैं कही कि जो आप सरकारी हॉस्पिटल में चले जाओ तो वहाँ पे फैसिलिटी नहीं है, प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाओ तो वहाँ पे पैसे बहुत डिमांड करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, एक मिडिल पाथ होना चाहिए, एक ऐसा जगह होना चाहिए हमारे यहाँ हेल्थ की फैसिलिटी इतनी बेटर हो कि कोई लोग सोचे नहीं, जिनके पास पैसे है वो भी अपना प्राइवेट सेक्टर में जाए, जिनके पास पैसे नहीं है उनको बेटर फैसिलिटी मिल सके। साथ ही हाउसिंग सिक्योरिटी भी हो, लोगों के पास पक्का हाउस होना चाहिए। कच्चे घरों में आप देखते हो आज भी हमारे देश के काफ़ी बड़े आबादी में लोग जो है वो कच्चे घर में रहते हैं, झोपड़ियों में रहते हैं। तो हाउसिंग फॉर ऑल जो यहाँ पे स्कीम आया है, आवास योजना, 2022 तक कहा गया है कि सारे लोगों तक पक्का घर पहुँच जाएगा, मिल जाएगा। तो देखते हैं। फिर इक्वल एक्सेस होनी चाहिए, जो बेसिक सर्विस है ना वो सारे लोगों को मिलनी चाहिए। जैसे आप देखो जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती है, एक दिन में आप लोग को क्या क्या चीज़ है जिसके बिना आप जी नहीं सकते हो, लेकिन फिर भी लोग जीते हैं, तो वैसी चीज़ें सबको मिलनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो यहाँ पे आपका रिफॉर्म बताया गया है कि क्या क्या करने की ज़रूरत है। अब चैलेंजेस क्या आएगा, इतने अच्छे से मैं आपको बता दी, लेकिन क्या ये सारी चीज़ें ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करना इतना आसान है? नहीं आसान है, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है। आप देखो जो इनकम डिफरेंसेस है ना वो यहाँ पे इंडिविजुअल की एफर्ट्स रिफ्लेक्ट करती है। अगर आप ये देख रहे हो कि कोई लोग अमीर है और कोई लोग गरीब है, तो कहीं ना कहीं एफ़र्ट्स में कमी है। अगर आप मेहनत करते हो, बहुत अच्छी तरीके से मेहनत करते हो, 24 आवर्स को बहुत बेटर तरीके से यूटिलाइज़ करते हो, तो ऑब्वियस है कि कल को आप अच्छे पोस्ट में जाओगे, अच्छा ऊपर आप जाओगे, जिस हिसाब से आपकी पोस्ट होगी उस हिसाब से आपकी सैलरी होगी। लेकिन अगर अभी आप टाइम बर्बाद कर रहे हो, वेस्ट कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप जो आपका एक प्रॉपर टाइम होना चाहिए कि स्टडीज़ को आप अपना एक प्रॉपर पैटर्न में लेकर चलो, प्रैक्टिस करो हर तरीके से, अगर ये सारा काम नहीं करो तो ऑब्वियस है कि आप बेरोजगार रहोगे। फिर कल को आपको कोई ना छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करना होगा। इट मीन्स कि ये एफर्ट्स की डिफ्रेंसिएशन देखने को मिलती है। अगर सारे लोग एफर्ट्स लगाए तो ऑब्वियस है कि सारे लोगों की इनकम अच्छी होगी, पोस्ट अच्छी होगी, सैलरी सब कुछ अच्छी होगी। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इनकम डिफरेंसेस जो है वो यहाँ पे जनरेशन्स के थ्रू एक्यूमुलेट किया जा रहा है। जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ है ना, इसमें हम लोग को डिफरेंस देखने को मिल रहा है कि पेरेंट्स और उसके प्रीवियस जनरेशन में। तो आप लोग भी अपने घर में देख सकते हो कि 3 जनरेशन तो होंगे ही, आपके दादा दादी होंगे, आपके फादर मदर होंगे और आप लोग हैं। तो आपके दादा दादी किस लेवल पे थे, आपके पापा मम्मी किस लेवल पे थे, और आप लोग किस लेवल पे हो, अभी क्या कर रहे हो। तो क्या आपके फैमिली में क्या इनइक्वालिटीज़ बढ़ते आ रही है, या फिर आपकी फैमिली की स्टेटस पहले से बेटर हो रही है, या फिर पहले से डाउन हो रही है। ये डिपेंड करता है कि लोग कितना मेहनत करते हैं। साथ ही हिस्टोरिकल डिफरेंस भी देखने को मिल रहा है। हाई इनकम इनइक्वालिटीज़ रीजन और नेशंस जो है, इसमें हमें लो इंटर जनरेशनल मोबिलिटी देखने को मिल रही है, क्योंकि ये सारे जो रीजन्स है ना वो यहाँ पे फेल हो चुके हैं कि एडुकेट अपॉर्चुनिटी वो यहाँ पे अवेल कर सके सोशियो इकोनॉमिक मोबिलिटी के लिए। देखिए सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना ज़रूरी है। एक इंसान को अगर आप सोशल सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं तो उनकी इकोनॉमिक भी आगे चल के बेटर हो जाएगा। अगर आप पढ़ाई लिखाई, आपकी सोसाइटी में अगर हार्मनी मेंटेन किया जा रहा है, आपको एक पढ़ने का माहौल दिया जा रहा है, अच्छी स्कूल है, अच्छे हेल्थ सेक्टर्स है, तो आप लोग पढ़ोगे लिखोगे, अच्छा काम करोगे, तो आगे चलकर आप लोग इकोनॉमी में ही कंट्रीब्यूट करोगे। तो इसलिए सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए। मॉनेटरी रिसोर्स कंस्ट्रेंट है। इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ आपको देखने को मिलेगा कि इनफॉर्मल इकोनॉमी की इशू होती है। एक तो फॉर्मल इकोनॉमी होती है, एक इनफॉर्मल इकोनॉमी होती है। इनफॉर्मल इकोनॉमी होती है जिसमें कि कोई भी चीज़ें फिक्स नहीं होती है, ना ही किसी इंसान की हॉलीडे फिक्स होती है, ना ही किसी इंसान की इनकम फिक्स होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलता है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि लोग टैक्स की चोरी कर रहे हैं, टैक्स नहीं देना चाह रहे, लोग जो है ब्लैक मनी कमा रहे हैं, कहीं ना कहीं गलत काम से कमा रहे हैं, स्मॉल टैक्स बेस है। तो ये सारी चीज़ें भी देखने को मिलती है।
अगर टैक्स नहीं हम लोग पे कर रहे हैं तो इससे क्या होगा कि सरकार के पास पैसे नहीं जाएंगे। सरकार के पास पैसे नहीं जाएंगे तो फिर सरकार जो है हमारे सोशल वेलफेयर की जितनी भी स्कीम्स है उसमें खर्चे कैसे करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा कि ह्यूमन कैपिटल कांस्टेंट है। हायर इनइक्वालिटीज़ जो है ये हमारे ह्यूमन कैपिटल एक्युमुलेशन को कम कर देता है। आप देखो इतनी बड़ी आबादी है, क्या इतनी बड़ी आबादी को हम लोग सारी चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं? नहीं प्रोवाइड कर सकते। इसके कारण आप देखो कि लो इनकम का साइकिल होता है, इसके कारण लो प्रोडक्टिविटी होती है, लो टैक्सेस होते हैं, लो ह्यूमन कैपिटल देखने को मिलता है। वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन अगर चैलेंजेस देखें तो कैसे ये रीडिस्ट्रीब्यूट वेल्थ जो है वो बेस्ट आउटकम्स निकल कर आएगा, ये एक अपने आप पे ही बड़ा चैलेंज है। तो वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको अगर बेटर तरीके से करना है तो इसके लिए एक बहुत बड़े प्लान की ज़रूरत है, जो कि अभी तो हमारे देश में देखने को नहीं मिलता है। तो यही बातें कही गई है कि टॉप वर्सेस बॉटम में ये आपको डिस्पैरिटी देखने को मिलेगा। ग्रेटर फोकस जो है वो यहाँ पे हमें मिडिल क्लास के ऊपर देना पड़ेगा, तभी जाके ये बेटर तरीके से जो है चीज़ें हो पाएगी। वे फॉरवर्ड में बताया जा रहा है कि हमें ओपन और फेयर कंपटीशन जो है वो करनी होगी। ये एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स है किसी भी रिफॉर्म के लिए, जिससे कि जो इनइक्वालिटीज़ है, विविधता, आपको डिफरेंसेस देखने को मिल रही है, इसको टैकल कर सकते हैं। साथ ही इक्वल अपॉर्चुनिटी हम लोग लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी में प्रमोट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें करना ज़रूरी है। हम लोग को इन्फॉर्मेशन को इम्प्रूव करना होगा इनइक्वालिटीज़ को लेकर, यानी कि इनइक्वालिटीज़ सारे बेसिस पे है तो उसकी कितनी इन्फॉर्मेशन है वो हमें देखना होगा। पॉलिसी आउटकम्स जो है हमारे यहाँ बहुत सारी पॉलिसीज़ लाई गई है। जैसे आप देखते हो कि मेनली हमारे देश में जेंडर बेस्ड आपको इनइक्वालिटीज़ देखने को मिलती है, मेल और फीमेल में। तो ये जो जेंडर बायस्ड है ना, इसको कहीं ना कहीं टैकल करने के लिए सरकार के द्वारा काफ़ी स्कीम्स लाए गए हैं। महिलाओं के लिए आप देखते हो कि विमेन एम्पावरमेंट की बात की जाती है और एक लाइन से आपको महिलाओं के लिए काफ़ी स्कीम्स देखने को मिलेंगे। तो ये क्या होता है ना कि पॉलिसी आउटकम्स कितना ज़्यादा इस पॉलिसीज़ को ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। अगर बेटर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा, महिलाओं को अगर फ़ायदा होगा तो ऑब्वियस है कि हमारे देश में जो ये जेंडर बायस्ड है ये कहीं ना कहीं कम हो पाएगा। फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज़ है, पॉलिसी को ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि स्कीम्स वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा हमें फॉर्मुलेट करना चाहिए, जिससे कि लोगों तक इसकी फ़ायदा पहुंच सके। साथ ही इक्विटेबल सोसाइटी को प्रमोट करना है। एक ऐसी सोसाइटी हो ना जिसमें हार्मनी हो, लोग इंसान के बेसिस पे एक दूसरे को ट्रीट करें, ना कि उनके धर्म क्या है, जात क्या है, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, इसके बेसिस पे ट्रीट करते, इसके बेसिस में जजमेंट करते हैं। इन सारी चीज़ों को हटाइए। सबसे बड़ी बात होती है कि आप इंसान हो तो सामने वाला भी इंसान है। धर्म, जाति, ये सारी चीज़ें तो इस धरती में जन्म लेने के बाद लोग बनाते, उससे पहले इंसान जन्म लेता है। तो यही चीज़ है कि सोसाइटी भी एक इक्वालिटी के साथ होनी चाहिए। रैशनलाइजेशन होनी चाहिए सब्सिडीज़ की। जैसे अगर आप गैस सिलेंडर खरीदते हो तो 1000 की खरीदते होंगे, कुछ दिन के बाद आपको 200 समथिंग जो है आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये सरकार के द्वारा एज ए सब्सिडी दी जाती है, यानी कि कुछ छूट दिया जा रहा है। तो इस सब्सिडी में कहा गया कि बेटर टारगेटिंग होनी चाहिए बेनिफिशरीज़ की, और ये ऑल्टरनेटिव्स ऑल्टरनेटिव्स के बेसिस पे हो सकता है, जैसे कि डीबीटी के थ्रू जाता है। पहले क्या था कि यहाँ पे आपके इंटरमीडियरीज होते थे, यानी कि सरकार जो है गवर्नमेंट और जो पब्लिक के बीच में एक यहाँ पे बिचौलिया होते थे, जो कि सरकार से पैसे उठाते थे, फिर यहाँ पे जो लोगों को देना होता था वो देते थे। इसमें क्या होता था कि अगर सरकार यहाँ पे 4000 दे रही है तो यहाँ पे जो लोगों तक पहुँच रहा था वो 2000 पहुँच रहा है। तो इससे क्या होता था कि बिचौलिया खा जाता था, इंटरमीडियरीज जो है यहाँ पे काफ़ी करप्शन करते थे। अब करप्शन हटाया जा रहा है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू जो है ये सब्सिडीज़ वगैरह लोगों के अकाउंट तक पहुंचाया जा रहा है। इसके साथ ही आप देखो एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना होगा, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करनी चाहिए, क्योंकि आज के डेट में क्या है ना कि आप देखो कि जो लोग बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं, उनकी अपनी खुद की थिंकिंग होती है, अपनी खुद की आइडिया होती है, तो न्यू आइडिया को वो इम्प्लीमेंट कर सके, इनोवेटिव आइडिया को वो जनरेट कर सके। तो इससे क्या होगा कि क्वालिटी जॉब्स होगी, इसमें लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इंक्रीज़ होगा, स्पेशली फॉर वुमेन। तो एंटरप्रेन्योरशिप को हमें प्रमोट करना ज़रूरी है। साथ ही स्किल्स वगैरह इन्हेंस करने की ज़रूरत है, ट्रेनिंग वगैरह इन्हेंस करने की ज़रूरत है, और वो हम लोग कैसे कर सकते हैं? एजुकेशन से। और एजुकेशन जो कि सारे लेवल पे, प्राइमरी एजुकेशन से लेकर सेकेंडरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन तक हम लोग यहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपके लिए एक कोटेशन भी दी गई है, यू गिव अ पुअर मैन अ फिश एंड यू फीड हिम फॉर अ डे। आप फिश दे सकते हो और उसको एक दिन के लिए खिला सकते हो, लेकिन अगर आप ये सिखा सकते हो, मछली पकड़ना सिखा सकते हो, ये एक ऑक्यूपेशन अगर आप सिखा दोगे तो उनको लाइफ टाइम के लिए आप जो है फीड करने के लिए उनको एक इंडिपेंडेंट बना दोगे।
तो यही चीज़ है कि आप लोग सब कुछ जो है ना थाली में परोस के मत दो, आप लोग उसको सिखाओ कि ये थाली में परोसना कैसे होता है। तो वो उससे क्या होता है ना कि लोग खुद सीख जाते हैं और फिर अपने लिए वो काम करने लगते हैं। तो इससे क्या होता है कि वो रोज़ खा सकते हैं, रोज़ अपने लिए वो काम कर सकते हैं, तो वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। तो ये बहुत अच्छी एक कोटेशन दी गई है, आप इसको कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो इस तरीके से हमारी ये आर्टिकल रही, बहुत ही अच्छी आर्टिकल है, बहुत ही इन डेप्थ आर्टिकल है। और इसी से रिलेटेड एक रिपोर्ट भी है, द चेंजिंग वेल्थ ऑफ नेशन 2021। ये रिपोर्ट आपका वर्ल्ड बैंक के द्वारा लाया गया। इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि 146 कंट्रीज़ की जो वेल्थ है वो भी 1995 से लेकर 2018 के बीच में, यहाँ पे इकोनॉमिक वैल्यूज़ को देखा गया है कि जो रिन्यूएबल नेचुरल कैपिटल है, नॉन रिन्यूएबल नेचुरल कैपिटल है, ह्यूमन कैपिटल है, प्रोड्यूस्ड कैपिटल है, नेट फॉरेन एसेट है, यानी कि हर एक तरीके का जो कैपिटल है, धन वो कहाँ से आपका आ रहा है, कैसे आ रहा है और हर एक कंट्रीज़ में कितने हैं। की फाइंडिंग क्या है ये समझिए कि इससे पता क्या चल रहा है। पता ये चल रहा है कि जो ग्लोबल वेल्थ है ना वो यहाँ पे आपका बढ़ते ही जा रहा है, बट इसी के साथ एक रिस्क भी है जो हम लोग देख रहे हैं। रिस्क क्या है? जिस तरीके से देश जो है उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है ना, उस तरीके से अनसस्टेनेबल एक्सप्लॉयटेशन हो रही है। जैसे हम लोग जो है अपने यहाँ आप लोग देखो कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हर एक पॉपुलेशन की अपनी नीड है, उनकी डिमांड है, वो बढ़ रहा है, वो बढ़ते जा रहा है, उनको फुलफ़िल करना है। तो उनके लिए हम लोग जो है पेड़ों की कटाई कर रहे हैं। हमारे जो है आप देखते हो 4 व्हीकल्स की डिमांड कितनी बढ़ गई है कि आज के डेट में आपको सड़कों में देखने को मिलेगा। इसके कारण आपकी इमिशन बहुत ज़्यादा हो रही है ग्रीन हाउस गैसेज़ की। लोगों के घर में आपको जो है एसी, फ्रीज, जनरेटर, रेफ्रिजरेटर, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो ये क्या हो रहा है ना कि हम लोग जो है अनसस्टेनेबल तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। इट मीन्स कि हम लोग एयर पॉल्यूशन कर रहे हैं, हम लोग वाटर पॉल्यूशन कर रहे हैं, हम लोग प्लास्टिक पॉल्यूशन कर रहे हैं। तो ये चीज़ें भी बताई जा रही है कि हाँ, हमारे देश में, हमारे पूरे वर्ल्ड वाइड आप देखो कि इकॉनमिक ग्रोथ तो हो रहा है, लेकिन वो अनसस्टेनेबल तरीके से हो रहा है और एक्सप्लॉयटेशन हम लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। चाहे वो ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉयटेशन हो, चाहे वो हमारे यहाँ पे आपकी नेचुरल एयर एक्सप्लॉयटेशन हो। वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट भी है 2022 का, जो कि वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब के द्वारा यहाँ पे लाया गया। इससे ये पता चल रहा है कि जो टॉप 10% जो ग्लोबल पॉपुलेशन है ना, 76% उनका अपना खुद का हाउस होल्ड है, यानी कि अपने कमाकर वो खरीदे हैं, और कैप्चर्ड 52% जो है टोटल इनकम इन 2021। बॉटम जो 50% ग्लोबल पॉपुलेशन है ना, वो बस 2% ही अपना धन अर्जित कर पाए और 8% उनका इनकम है। वुमेन जो है वो 3rd ऑफ द ग्लोबल लेबर इनकम से उनका, और बहुत ही लिमिटेड चेंजेस उनमें देखने को मिला है। एक वेरी मॉडरेट यहाँ पे वेल्थ टैक्स देखने को मिला है जो कि ग्लोबल बिलियनर्स के ऊपर, और इससे बस मात्र 1.6% जो है ग्लोबल इनकम यहाँ पे जनरेट हो पा रही है। तो आप खास यहाँ पे आप देख नहीं सकते हो कि कुछ ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो रहा है, कुछ ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो रहा है। ये चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। ओके, सो यहाँ पे ये सारी बातें हुई। सो गाइज, वाइडनिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़, आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ चुके हो कि हम लोग यहाँ पे वेल्थ गैप की बात कर रहे हैं, पैसे की गैप की बात कर रहे हैं कि कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा है जो धनी लोग हैं, कुछ लोगों के पास पैसे कम हैं जिसे हम लोग गरीब लोग कहते हैं। इसी के साथ साथ हम लोग गिनी कोफिशिएंट का भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ लिए, और क्या इम्पैक्ट है, जैसे सोशल पोलराइजेशन हो रही है, इकोनॉमिक रिस्क हो रही है, पॉलिटिकल रिस्क है, सिक्योरिटी रिस्क है, इन्वायरमेंटल रिस्क है, ये सब हम लोग देखें किस तरीके से हम लोग अपनी इकोनॉमिक इक्वालिटीज़ को कम कर सकते हैं। तो इसको भी 3 मेजर पार्ट में आपका डिवाइड किया गया। इनकम इनइक्वालिटी को कम करना होगा, स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट के लिए काम करना होगा, साथ ही सोशल सेफ्टी नेट को इम्प्रूव करना होगा। तो ये काम है। चैलेंजेस क्या क्या है ये भी हमने देखा, और वे फॉरवर्ड में क्या क्या बातें हैं ये भी हमने देखा। ओके, नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, बट ये मैं कल करूँगी। आज के लिए बस इतना ही रखती हूँ। फिर अगर आप लोग को विज़न है इसकी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी है तो आप लोग जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल आईडी है वहाँ पे आप लोग मेल करके ज्वाइन हो सकते हो। साथ ही अगर आपको ये सारे लेसन्स हेल्पफुल लगते हैं तो इसके लिए आप लाइक कर सकते हो, अपने दोस्तों को भी रिकमेंड कर सकते हो, और हम लोग यहाँ पे डेली बेसिस पे आपको इस लेसन को देखने को मिलेगा, जो कि आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़कर इस सारे लेसन्स का आप लोग आनंद उठा सकते हो। तो मिलते हैं कल हम लोग इसी टाइम पर। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।